गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपायों पर चर्चा करेंगे। मुद्रास्फीति के आर्थिक, राजनीतिक और जो सामाजिक दुष्परिणाम हैं उनकी व्यापकता और गंभीरता को देखते हुए हमें उसके जो नियंत्रण के उपाय हैं वो ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे कि प्रभावपूर्ण मांग को उत्पादन स्तर तक घटा सकें और उत्पादन स्तर में भी वृद्धि हो या कुल पूर्ति बढ़ाना भी संभव हो सके। इस हेतु 3 प्रकार के जो उपाय हैं वो अपनाए जाते हैं। पहला है मौद्रिक उपाय, दूसरा है राजकोषीय उपाय और तीसरा है भौतिक व अन्य उपाय, जिसमें हम सबसे पहला देखते हैं मौद्रिक उपाय। चूँकि मुद्रास्फीति एक मौद्रिक विषय या मौद्रिक तथ्य है और यह प्रमुखतः मुद्रा प्रसार के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इसको नियंत्रित करने के लिए मुद्रा व साख की पूर्ति पर नियंत्रण किए जाए। इसमें मुद्रा की पूर्ति में कमी से मौद्रिक आय को कम कर सकें, इस हेतु 2 उपाय हैं। पहला चलन मुद्रा की मात्रा में कमी और दूसरा उपाय है साख की मात्रा पर नियंत्रण। पहला है कि चलन मुद्रा की मात्रा में कमी, अर्थात जो केंद्रीय बैंक द्वारा नोटों और पत्र मुद्रा निर्गमन को कड़ा करके नए नोट कम छापने और साथ ही प्रचलित मुद्रा को खराब घोषित करने या विमुद्रीकरण करने से भी बाजार में मुद्रा की मात्रा में कमी की जा सकती है। फिर दूसरा है साख की मात्रा पर नियंत्रण। साख नियंत्रण का जो अभिप्राय है वो है कि साख की मात्रा में कमी करना जिससे मौद्रिक आय को कम किया जा सके और नए निवेशों को हतोत्साहित कर सके। इसमें बैंक दर में वृद्धि, खुले बाजार की क्रियाओं में प्रतिभूतियों की बिक्री करना, जो CRR है अर्थात नकद रिजर्व अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात अर्थात SLR, इन अनुपातों में वृद्धि करना, जो न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकताएं हैं उनमें अर्थात जो न्यूनतम जमा कोष है उनमें वृद्धि करना, RBI के द्वारा चयनित साख नियंत्रण की विधि को अपनाना, इसके साथ ही साख की राशनिंग और जो नैतिक दबाव या प्रत्यक्ष कार्यवाही है, इन सब के माध्यम से मुद्रा व साख की पूर्ति को सीमित किया जा सकता है। लेकिन मौद्रिक नीति मूल रूप से मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए बैंक दर को बढ़ाया गया है। भारत में तो CRR को भी बढ़ाकर हम साख नियंत्रण का प्रयास किया गया है। अर्थात देश में मौद्रिक नीति एवं मौद्रिक नियंत्रण को सफल बनाने के लिए केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों के बीच में परस्पर गहरा तालमेल आवश्यक होता है। जो संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के मुद्रा बाजार हैं उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण करने से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना संभव हो जाता है। फिर दूसरा है हमारा उपाय राजकोषीय उपाय। इसके अंतर्गत राजकोषीय नीति बहुत प्रभावी सिद्ध हो सकती है और उसमें हम इन उपायों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कर संबंधी उपाय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, घाटे की वित्त व्यवस्था, इन सब उपायों को अपनाया जा सकता है। इसमें सबसे पहला है कर संबंधी उपाय या करों में वृद्धि और नए कर लगाना। सरकार पुराने करों में, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि और नए कर न लगा करके केवल अपनी आय में वृद्धि करे, जिससे लोगों की क्रय शक्ति में कमी होने से प्रभावी मांग कम हो और मूल्य नियंत्रण हो सके। इसके साथ साथ उत्पादन पर नियंत्रण न लगाते हुए सरकार को मांग को सीमित करना चाहिए। अर्थात प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करके सरकार
व्यय योग्य आय कम कर सकती, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग प्रबंधन ठीक करने में मदद मिलती और साथ ही परोक्ष करों में वृद्धि करने से भी प्रत्यक्ष परोक्ष करों में वृद्धि करने से मुद्रास्फीति घटने की बजाय बढ़ सकती है। फिर दूसरा है सार्वजनिक व्यय में कमी। सरकारी व्यय विशेषतया अनुत्पादक व्यय में कमी करके मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है। योजना और गैर योजना दोनों प्रकार के व्यय को यथासंभव कम किया जाना चाहिए। व्यय की कार्यकुशलता बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए और अनावश्यक व्यय को कड़ाई से कम करना चाहिए। फिर तीसरा है सार्वजनिक ऋण में वृद्धि। सरकार करों से सामान्यतः जन असंतोष बढ़ता है, अतः लोगों के पास क्रय शक्ति को कम करने का दूसरा उपाय है उनसे ऋण लेना, और ऋण की मात्रा प्रभावपूर्ण मांग में कमी और मूल्यों में नियंत्रण में सहायक होगी है। आम जनता से अल्प बचत एवं बाजार कर्ज के रूप में वित्तीय साधन जुटाने से भी मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलती है। फिर है बजट घाटे को कम करना या संतुलित बजट बनाना। जो बजट घाटे हैं मुख्यतया मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं, इसीलिए उनका राष्ट्रीय आय से उत्तरोत्तर कम करना लाभकारी माना गया है। सरकार मुद्रास्फीति के समय संतुलित बजट या बचत के बजट की नीति का अनुसरण कर सकती है। इससे सरकारी व्यय में कमी से मूल्यों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। भारत में आरबीआई से ट्रेजरी बिलों के आधार पर उधार न लेकर सीधे बाजार से सरकार कर्ज लेने लगी ताकि मुद्रा की पूर्ति पर उचित नियंत्रण रखा जा सके। फिर है मुद्रा का अधिमूल्यन। इससे विदेशों के आयात सस्ते और निर्यात महंगे हो जाते हैं। इससे दोहरा लाभ होता है कि आयात बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है और निर्यात कम होने से जो उपलब्ध पूर्ति है उसमें वृद्धि हो जाती है, जो हमारे बढ़ते हुए मूल्यों को नियंत्रित करने में उपयोगी होती है। फिर है बचतों को प्रोत्साहन। सरकार बचतों को प्रोत्साहन देकर भी जो क्रय शक्ति है उसके वर्तमान उपयोग पर रोक लगा सकती है। बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए करों में छूट दी जा सकती है। बचतें अनिवार्य भी हो सकती है, ऐच्छिक भी, और दोनों का ही जो है अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। फिर है जो भौतिक और अन्य उपाय। मौद्रिक और जो राजकोषीय नीति, उन दोनों से ही मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण करना सरल हो जाता है। फिर तीसरा है भौतिक एवं अन्य उपाय। भौतिक उपायों में हम ऐसी बातों का समावेश करते हैं जिनसे उपलब्ध पूर्ति में वृद्धि हो सके और मुद्रा प्रसार को रोकने में सहायता मिल सके। उसमें है राशनिंग में मूल्य नियंत्रण। राशनिंग मूल्य नियंत्रण भी मुद्रास्फीति को रोकने में सहायक होते हैं। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग करके समाज के कमज़ोर वर्ग को लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है और इनको खाद्यान्न, चीनी और जो अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं वो उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाती है। इसके अंतर्गत सरकार वस्तुओं के अधिकतम मूल्य निर्धारित करके विक्रेताओं को बेचने को बाध्य कर सकती है। राशनिंग नीति से आवश्यक वस्तुओं में मूल्य वृद्धि को रोकने में समर्थ हो सकती है। मजदूरी की अधिकतम दर या जो वेजेस फ्रीजेस है उसकी नीति भी सहायक सिद्ध हो सकती है और उचित मूल्य की दुकानें खोलकर और आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की जो व्यवस्था है वो अपने हाथ में ले सकती है। इस प्रकार राशनिंग एवं मूल्य नियंत्रण मुद्रास्फीति को रोकने में सहायक हो सकते हैं। फिर है आयात निर्यात पर नियंत्रण।
वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि के लिए सरकार आवश्यक आयातों को प्रोत्साहन दे सकती है और निर्यातों पर प्रतिबंध लगा सकती है, जिससे कि मुद्रा प्रसार का प्रभाव रोका जा सके। जैसे विदेशों से खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य तेलों आदि के आयात की व्यवस्था करके देश में मूल्य स्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा सकता है। फिर है उत्पादन वृद्धि। कृषिगत एवं औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को ऋण की सुविधा उपलब्ध की जा सकती है और उत्पादकों को उचित भाव पर कृषिगत इनपुट और औद्योगिक कच्चा माल उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके साथ ही मशीनों की व्यवस्था और कुशल प्रबंध एवं संचालन से भी ये संभव है और सरकार स्वयं उद्योग खोल कर के भी उत्पादन बढ़ा सकती है। फिर है राष्ट्रीय आय नीति। सरकार सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय नीति निर्धारित की जा सकती है ताकि जो उत्पादन के विभिन्न साधनों की आय है उसमें संतुलन बनाए रखा जा सके। मजदूरी, ब्याज, मुनाफा आदि के संबंध में राष्ट्रीय आय नीति को मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और अत्यंत लाभकारी माना गया है। मजदूर संघों का भी उत्पादकता बढ़ाने में योगदान लिया जा सकता है। फिर है लाभ वितरण पर प्रतिबंध। सरकार लाभ वितरण पर प्रतिबंध लगा के जो हिस्सेदार हैं उनके लाभ को उपभोग पर व्यय करने से रोक सकती है। इससे कुछ सीमा तक मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण संभव होगा। फिर सट्टेबाजी पर रोक। कुछ सट्टेबाज जो हैं वो भविष्य में होने वाले सौदों से ऊंचे मूल्यों का जो मनोवैज्ञानिक वातावरण वो तैयार कर देते हैं, जिससे जो मूल्य स्तर है वो अचानक ही बढ़ जाता है। इस पर नियंत्रण भी अर्थात उनकी इन क्रियाओं पर रोक लगा के भी मुद्रास्फीति पर जो नियंत्रण है वो सहायक सिद्ध हो सकता है। फिर मजदूरी वृद्धि पर रोक। उत्पादन लागत में वृद्धि पर रोक के लिए सरकार मजदूरी वृद्धि पर रोक का समझौता भी कर सकती है। और फिर है संग्रह प्रवृत्ति या संग्रह पर रोक लगा सकती है। कृत्रिम कमी पर रोक। सरकार मुनाफाखोरों और सट्टा करने वालों की वस्तुओं की जो संग्रह प्रवृत्ति उन पर कठोर नियंत्रण लगा के जो आर्टिफिशियल शॉर्टेज होती है उसको वो रोक सकती है, जिससे जो उपलब्ध बिक्री योग्य पूर्ति है वो बढ़ जाएगी और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण संभव हो सकता है। इसके साथ ही सरकार मुद्रास्फीति नियंत्रण स्थापित करने के लिए और अनेक प्रकार के उसको कदम उठाने पड़ते हैं। इसके साथ ही उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता मंच स्थापित किए जा सकते हैं। अर्थात मौद्रिक नीति में मुद्रा की पूर्ति, उत्पादन की मात्रा और कीमत स्तर में उचित तालमेल, उचित संतुलन हो, ताकि देश और इसके साथ ही जो देश का कुशल राजनीतिक नेतृत्व है वो इन सब क्रियाओं के माध्यम से अर्थात सट्टेबाजों के द्वारा माल के अनुचित संग्रह पर रोक लगाना, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक ध्यान देना, काले धन एवं काली आमदनी को बढ़ने से रोकना, कृषि एवं गैर कृषि आमदनी के बीच में उचित संतुलन स्थापित करना, सरकारी खर्च को नियंत्रण में रखना, आवश्यकता पड़ने पर विदेशों से माल आयात करना, ये बहुत सारे जो उपाय हैं ये सभी कार्य आर्थिक प्रबंधन की कार्यकुशलता से जुड़े हैं। जो देश का जो कुशल राजनीतिक नेतृत्व है वो इन्हें सफल बना सकता है। इस प्रकार इन विभिन्न उपायों अर्थात मौद्रिक नीति,
राजकोषीय नीति और भौतिक एवं अन्य उपायों के माध्यम से देश में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण में रखा जा सकता है। धन्यवाद।